स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की NCERT। सब्जेक्ट हमारा भूगोल है। तो उसके अंतर्गत देखिए हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 को प्रारंभ किया था, जिसका कि नाम था हमारी बदलती पृथ्वी। तो उस चैप्टर के अंतर्गत आपने देखिए काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि आपने प्लेट्स के बारे में जाना। उसके अलावा जो हमारा स्थल मंडल है लिथोस्फीयर, यहाँ पर किस प्रकार के चेंज आते हैं और उन परिवर्तन के फलस्वरूप क्या है कि हमारे धरातल पर हमें कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से कि किन्हीं नई आकृतियों का निर्माण होता है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके अलावा देखिए हमने ऐसे कारकों की भी चर्चा की थी, फोर्सेस की, जो कि क्या है पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है इसके ऊपर परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए आज हम यहाँ पर अपना दूसरा सेगमेंट प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि देखिए जो नदियां हैं, पवन यानी कि वायु है, उसके अलावा जो समुद्र है, ये किस प्रकार से हमारा जो स्थल मंडल है यहाँ पर नई सतलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो देखिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो धरातल है जिसे कि लिथोस्फीयर कहा गया है, ये क्या है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर पर देखिए लिथोस्फीयर जो हमारा है वो किससे बना हुआ है, चट्टानों से निर्मित है, ठोस चट्टानें हैं। अब तो देखिए इन चट्टानों का क्या अपक्षय अपर्दन होकर ये छोटे छोटे कणों में टूट गई है और यही जो कण है मिट्टी के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन देखिए अब भी जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है, चट्टानों के रूप में है। तो मान लीजिए लिथोस्फीयर के ऊपर यहाँ पर देखिए कोई इस प्रकार से चट्टान है, ये रॉक है। तो इस चट्टान का देखिए जब विघटन होगा, इसका अगर विघटन होता है, इसके अंदर देखिए किसी भी प्रकार की टूट फूट होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर दरार पड़ जाए, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित हो जाए। उसके अलावा उसके बाद देखिए और भी छोटे छोटे कणों के अंदर, महीम कणों के अंदर ये चट्टान जो है तब्दील हो जाए, तो इस चीज को ही क्या कहेंगे, इसको ही अपक्षय अपर्दन, डेनुडेशन इसको कहा जाता है। तो देखिए अगर पहले हम इस शब्द को लें अपक्षय, तो अपक्षय क्या है, अपक्षय यही चीज है कि चट्टानों का देखिए छोटे कणों के अंदर टूटना फूटना, ये सब चीज क्या है, इसको ही अपक्षय कहा जाता है। तो अपक्षय के अगर कारकों की बात की जाए कि अपक्षय क्यों होगा, तो अपक्षय के देखिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि तापमान के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उससे चट्टान क्या है, उसके अंदर दरार पड़ना प्रारंभ हो जाता है, चट्टान चटकनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि ताप का अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए दिन में जब सूर्य की रोशनी इसके ऊपर गिरेगी तो ये क्या है, गर्म होकर फैलने लगेगी। उसके बाद रात को जैसे टेम्परेचर कम होगा ये फिर से सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगी। यही क्रिया जो है धीरे धीरे चलती रहेगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, ये जो चट्टान है ये टूटना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे कारण की बात करें, जैसे कि पहला तापमान है, दूसरा है देखिए दाब मुक्ति यानी कि चट्टानें देखिए पूरा पृथ्वी के धरातल भी पाई जाती है, कुछ ना कुछ चट्टानें धरातल के नीचे भी होती है, जिसके ऊपर क्या है अन्य दूसरी चट्टानें भी रहेंगी, या फिर इन चट्टानों का चूर्ण जो कि रेत या मिट्टी के फॉर्म में हो सकता है वो भी चट्टान के ऊपर बिछा रहेगा। तो बाद में देखिए क्या होगा कि इसके ऊपर जो भी चीज है वो किसी भी कारण से, जैसे कि यहाँ पर पानी आया, बारिश हुई, जिसकी वजह से जो ऊपर की चट्टानें थी उनको क्या है पानी बहा कर ले गया। उसके बाद कहेंगे कि इस चट्टान के ऊपर से क्या है, जो दाब था, ऊपर से जो दाब डाला हुआ था दूसरी चट्टान ने, ये चट्टान दाब से मुक्त हो गई है, जिसकी वजह से क्या है अब ये खुले वातावरण के संपर्क में आ जाएगी। और उसके बाद इसके ऊपर भी देखिए इसी प्रकार के कारक, जैसे कि तापमान है, वर्षा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या करेंगे, इस चट्टान का अपक्षय प्रारंभ कर देंगे। तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए तीसरा क्या हो गया, वर्षा है, उसके अलावा जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जो हमारी चट्टान है इसके कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक चट्टान जो है डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। और ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, देखिए वातावरण के अंदर क्या है, हमारी बहुत सारी गैसेज हैं, अन्य घुलनशील जो गैसेज हैं उनके साथ यह अभिक्रिया करती रहती है, जिस प्रकार से कि ऑक्सीजन के साथ की ऑक्सीडेशन हो गया, पानी इसके ऊपर गिर रहा है, वर्षा हो रही है तो क्या हो गया, पानी के साथ अभिक्रिया करने लगा। तो इन क्रियाओं से भी क्या है, इन चट्टानों का टूटना फूटना प्रारंभ हो जाता है। उसके अलावा देखिए जो मैंने बताया कि
मानव भी इनके लिए जिम्मेवार है, जैसे कि कहीं पर खुदाई कर रहा है, खनन का कार्य चल रहा है, या फिर इंसानी चट्टानों के ऊपर चल रहा है, तो ये भी क्या है, इनकी टूट फूट का एक कारण है। उसके अलावा देखिए अन्य जंतु हो गए, जैसे कि सांप है, बिच्छू, खरगोश वगैरह, चूहे हैं, ये सब क्या करते हैं, अपना बिल बनाकर रहते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जिस प्रकार से चट्टानों के नीचे बिल बना लिया तो वर्षा हुई, पानी अंदर चला गया, तो जिससे नीचे की मिट्टी कमजोर हो गई और क्या है, ये खुले वातावरण के संपर्क में भी आ सकती है। उसके अलावा देखिए जो जानवर है ये क्या है, इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चट्टानों का जो टूटना फूटना है, यही चीज क्या कहलाएगा, आपका अपक्षय। अब देखिए इन सब कारकों से क्या हो रहा है, इनसे अपक्षय हो रहा है। और यही अपक्षय अगर देखिए इन कारकों से ना होकर किससे हो, अगर यही काम जल से हो रहा है, वायु से, या फिर कहेंगे देखिए हिम यानी कि जैसे कि हिमानी बर्फ की जो नदियां रहती हैं, जो ग्लेशियर हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, हिमानी। तो यहां पर तीसरा कारक है हिम। तो अगर इस प्रकार के देखिए ये जो क्या है, जल, वायु, हिम, अगर इनके द्वारा किसी चट्टान का अपक्षय किया जाता है, चट्टानों को तोड़ा फोड़ा जाता है, तो ये क्या कहलाएंगे, इसको कहा जाएगा अपर्दन। अपर्दन, ये इसके अंदर क्या है, फर्क है। इसके अलावा अपक्षय के अंदर एक चीज और है, अगर देखिए चट्टान इन कारणों से टूटती है तो क्या होगा कि चट्टान के जो टूटे हुए कण हैं तो वो क्या रहेंगे, चट्टान के आसपास ही रहेंगे। वहीं जब देखिए चट्टानों का अगर विघटन इनके द्वारा होता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा, तो ये क्या करेंगे, चट्टान को देखिए तोड़फोड़ भी करेंगे, प्लस में ये जो कण है, जल इनको बहा कर ले जाएगा, हवा इनको अपने साथ में उड़ा कर ले जाएगी। और ये जो हिम नदी होती है, ग्लेशियर, ये भी क्या करेंगे, ये भी अपने साथ इनको प्रवाहित कर देंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर एक ये भी है कि अपक्षय में जो कण है वही रहेंगे, जबकि अपर्दन के अंदर ये कण जो है वो देखिए विघटन करने वाले कारकों के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये कण जाएंगे तो देखिए जिस प्रकार से चट्टानों के कण हैं, वायु इनको उड़ाकर ले गई, इस जगह से उड़ाकर ले गई, तो जहां पर वायु की गति कम हुई उसने क्या किया, इन कणों को यहां पर डाल दिया। इसी प्रकार से ये कण यहां पर जमा होते गए और इस प्रकार से क्या है, देखिए किसी एक टीले का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये जो नई शिलाकृति यहाँ पर बनी है, इसको ये किसके फलस्वरूप बनी है, ये निक्षेपण के फलस्वरूप बनी है। तो ये तीन चीजें हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अब हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर कि जल, वायु और हिम, इनसे किस प्रकार से अपर्दन किया जाता है और कौन कौन सी जो नई शिलाकृतियां हैं वो निर्मित होती है। एक चीज और ध्यान रखना, जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेते हैं वायु का, तो वायु देखिए अगर क्या करेगी, किसी चट्टान का अपर्दन कर रही है, उसको तोड़ फोड़ कर रही है, उस चट्टान के अंदर विघटन कर रही है उसका, तो उससे क्या होगा, देखिए अपर्दन के फलस्वरूप भी, अपर्दन से भी क्या होगा, कोई ना कोई आकृति बनेगी, अपर्दन से भी कोई ना कोई आकृति बनेगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे जब वो इन कणों का निक्षेपण करेगी तो निक्षेपण के फलस्वरूप भी क्या है, किसी नई स्ट्रक्चर का, आकृति का निर्माण होगा। तो आप लोगों को ये डिफरेंस करना क्लियरली आना चाहिए कि कौन सी आकृति अपर्दन के फलस्वरूप बनी है और कौन सी निक्षेपण के फलस्वरूप बनी है। तो चलिए हमारी जो बुक के अंदर पहला दिया हुआ है, देखिए जल का एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, नदी के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं नदी के बारे में। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे नदी के द्वारा किस प्रकार से जो हमारा स्थल मंडल है यहाँ पर परिवर्तन लाया जाता है और अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप नई नई आकृतियों का निर्माण होता है। तो पहला क्या है हमारा, नदी के द्वारा। तो देखिए नदी कहाँ से निकलती है, जो हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, यहाँ पर क्या है, जो पानी है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और देखिए जब ये ग्लेशियर पिघलना प्रारंभ होते हैं तो यहीं से नदियों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से देखिए ऊंचे जो पर्वत है, यहाँ पर जो बर्फ है वो इस प्रकार से जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर हिम नदी के रूप में, ग्लेशियर के रूप में ये जो पानी है ये यहाँ पर स्टोर है। उसके बाद तापमान के अंदर वृद्धि होगी और यहाँ से जो है हमारा पानी नदियों के रूप में आना प्रारंभ होगा।
अब देखिए यहां से जब नदी निकलेगी तो रास्ते में आने वाली कोई भी बाधाएं, रास्ते के अंदर कोई भी, देखिए अगर बड़े से बड़ा पर्वत भी है तो नदी क्या करेगी, उसको धीरे धीरे काटती रहेगी और अपनी दिशा के अंदर बहती रहेगी। तो देखिए बड़े बड़े पर्वतों को काटकर जो नदी सबसे पहली आकृति बनाती है, देखिए यहां पर इस प्रकार से कोई पर्वत है तो ये नदी इस प्रकार से यहां से बहती रहेगी, पर्वतों को धीरे धीरे काटना प्रारंभ कर देगी और अंत में इस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है। तो देखिए वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है नदी के द्वारा। जब नदी निकलना बिल्कुल प्रारंभ होती है, जब नदी का जो वेग है, स्पीड जब बहुत ज्यादा रहेगी तो वो क्या करेगी, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। उसके बाद देखिए नदी बहती हुई जैसे कि आ गई कहां पर, जो हमारे मैदानी क्षेत्र है यहां पर नदी आ जाएगी। तो मैदानी क्षेत्रों में क्या है कि इस पहाड़ों के ऊपर जो नदी है उसकी जो ढाल है तीव्र ढाल रहता है, स्पीड भी बहुत अधिक रहेगी। मैदानों में इस प्रकार की स्पीड नदी कायम नहीं रख पाती। तो मैदानों में आने के बाद क्या होता है कि देखिए उसको कोई निश्चित एक ढाल नहीं मिलता, पूरी जगह समतल होती है मैदानों के अंदर, तो नदी को कोई जगह नहीं मिलती। तो नदी क्या करना प्रारंभ कर देती है, जिस प्रकार से यहाँ पर जगह मिली तो ऐसे बहना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद मुड़ गई, यहाँ से इस प्रकार से नीची जगह थी तो फिर से यहाँ आनी प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार की नदी देखिए क्या करेगी, स्ट्रक्चर का निर्माण कर देगी। तो ये जो स्ट्रक्चर नदी ने बनाई इस प्रकार से, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहते हैं विसर्प। इस आकृति को विसर्प कहा गया, ये विसर्प है। उसके बाद देखिए जो पानी है, अब यहां से पानी धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ होगा, इस प्रकार से मिट्टी को काटता हुआ ये यहां तक आ जाएगा ये पानी। अब इस नदी को ये सीधा रास्ता मिल गया, तो इस प्रकार से ये जो नदी है यहां पर बहनी प्रारंभ हो गई। अब ये रास्ता बन गया, इस रास्ते से बहनी प्रारंभ हो गई। तो ये जो पानी का क्षेत्र था ये इस मुख्य धारा से यहां पर कट गया। मुख्य धारा से कटने के बाद देखिए इसके अंदर भी पानी भरा रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक छोटी झील का निर्माण होता है, जिसे कि देखिए क्या कहा जाता है, इसे हम कहेंगे चाप झील, इसको कहा जाता है। ये चाप झील बनी, चाप झील कह दो, या फिर उसके अलावा इसको ओक्सबो लेक भी कहा जाता है, या फिर इसको गोखुर झील भी इसको कहा जाता है। तो नदी के द्वारा इस प्रकार की ये आकृति बनी। उसके बाद देखिए जब नदी के अंदर जैसे कि वर्षा हुई या फिर बहुत अधिक तापमान की वजह से जो बर्फ वगैरह है ग्लेशियर के ऊपर पिघलना बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया, या मुख्यतः आप मान लीजिए कि बहुत तेज वर्षा के कारण जो पानी की मात्रा थी अचानक से इस नदी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो मात्रा बढ़ने की वजह से क्या है, इस नदी के अंदर बाढ़ आएगी। तो बाढ़ आने के बाद देखिए नदी का जो मार्ग था पहले इस प्रकार से चल रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा पानी आने के बाद ये क्या करेगी कि ये जो इसकी देखिए यहाँ पर पूरे क्षेत्र में इस प्रकार से ये फैलना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, पानी ही पानी है चारों तरफ, यानी कि बाढ़ का इसने रूप ले लिया है। तो अपने साथ में नदियां देखिए जो भी मटेरियल बहा कर लाई है, चाहे चट्टानों को काट कर उनके छोटे छोटे जो कण है वो भी क्या नदियों के अंदर बह रहे हैं। उसके अलावा नदी जो बह रही है तो नदी का जो तल है वहां पर भी अपर्दन की प्रक्रिया कर रही है, वहां भी जो मिट्टी है वो भी उसको भी काट रही है, उसके छोटे छोटे कणों को अपने साथ लेकर नदी बह रही है। तो इस प्रकार से जब देखिए बाढ़ आएगी, पानी दूर दूर तक फैल जाएगा, तो ये जो मिट्टी के कण है ये भी पानी के अंदर रहेंगे। उसके बाद में जब जैसे ही बाढ़ जाएगी तो नदी का जो पानी है वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति के अंदर आएगा, पुराने लेवल पर आएगा। तो जहां जहां तक भी बाढ़ थी तो देखिए वहां पर क्या है कि जो मिट्टी के कण हैं वो वहीं पर रह जाएंगे और एक चद्दर के रूप में पूरे क्षेत्र के अंदर बिछ जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, ये क्या बने आपके, इनको बाढ़कृत मैदान भी कह दिया जाता है। बाढ़कृत मैदान है, नदियों के द्वारा देखिए जो भी उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाई गई थी, जो उपजाऊ कण थे, मिनरल्स थे, वो सब यहाँ पर छोड़ दिए गए। तो इससे क्या बना, ये बाढ़कृत मैदानों का निर्माण हो गया इस प्रकार से। तो ये जो मिट्टी है ये देखिए फसल के लिए काफी उपजाऊ है। तो अपर्दन देखिए कुछ फायदा भी कर रहा है लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है। यही बाढ़ देखिए जब अन्य यहाँ पर जैसे खेत खलियान भी होंगे, जब यहाँ तक ये बाढ़ गई होगी उसके बाद जब पानी वापस गया होगा
तो जो जमीन की उपजाऊ मिट्टी थी, जो उपजाऊ मिट्टी थी, ये पानी अपर्दन के फलस्वरूप उसको भी अपने साथ में बहा कर ले गया, जिससे कि क्या हुआ कि जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कम हो गई। उसके अलावा देखिए जहाँ जहाँ पर इसने बिछाया इन कणों को, तो वहाँ पर क्या है वो मिट्टी ठीक रहेगी, उपजाऊ रहेगी। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया बाढ़ग्रस्त मैदान का। तो देखिए नदी जहाँ भी चलती रहती है तो नीचे भी तली के अंदर भी वो अपर्दन करती रहती है। जो मिट्टी आती है, जो कण वगैरह रहते हैं पानी के अंदर, वो साइडों में इस प्रकार से देखिए जमने प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से वो जमते रहेंगे। तो ये जो है इनको क्या कहा जाता है, इनको प्राकृतिक तटबंध भी कहा जाता है। ये क्या है आपके प्राकृतिक तटबंध, यानी कि प्राकृतिक मेड़ बना दी गई है नदियों के द्वारा। दोनों तरफ क्या है किनारों पर इस प्रकार से मिट्टी जमा दी जाती है और उसी के अंदर ही नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो ये देखिए यहाँ हमने देखा था वी आकार की घाटी। इसी प्रकार से क्या है, जब पहाड़ी क्षेत्रों से नदी नीचे की तरफ आती है तो नदी का वेग ज्यादा रहेगा, वो अपने साथ में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों को भी अपने साथ में बहा कर ले आएगी। तो जहां पर देखिए पर्वत खत्म होता है तो उसके बाद नदी जैसे समतल जगह पे आ गई तो उसका वेग जो उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ये चीज हमने यहाँ देखी थी। तो उसकी वजह से देखिए जो बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं वो नदी अब अपने साथ बहा कर नहीं ले जा पाएगी, और वहीं जो पर्वत है उसके देखिए आधार पर, पर्वत के आधार पर इस प्रकार से जमा दिए जाएंगे। तो ये जो आकृति बनती है इस प्रकार से, इसको जलोढ़ शंकु कह दिया जाता है। ये जलोढ़ शंकु है। इसको देखिए उल्टा डेल्टा भी कह देते हैं, उल्टा डेल्टा भी इसको कह दिया जाता है। तो ये आकृति इस प्रकार से नदी के द्वारा बनी। देखा चाप झील है, विसर्प है। उसके अलावा देखिए एक और आकृति दी गई है जिसको कि जलप्रपात नाम दिया गया है। तो जलप्रपात क्या है, नदियां देखिए जब जैसे कि पठारी क्षेत्र क्या है, इस प्रकार से ये हमारे मैदान है और ये क्या है मैदान और ये पठार। तो पठार जो है वो देखिए मैदानों की तुलना में ऊंचा क्षेत्र होगा जो कि क्या है ऊपर से समतल है। जब यहाँ से पानी इस प्रकार से बहेगा तो देखिए चट्टानों को इस प्रकार से ये काटता रहेगा और अपनी एक निर्धारित जगह यहाँ पर बना लेगा जिसके अंदर की पानी बहकर जाएगा। अब जब यही पानी देखिए यहाँ से ऊंचे क्षेत्र से इस प्रकार से गिरेगा तो ये क्या करता है, इसको जलप्रपात कह दिया जाता है। जलप्रपात का निर्माण हुआ। जल जहां पर गिरेगा यहाँ की चट्टानों को भी देखिए इस प्रकार से काट देगा। पानी इस प्रकार से गिरेगा नीचे तो ये क्या बनेगा आपका, इसको भाई जल कुंड कह दो या फिर जल गर्तिका का इस प्रकार से निर्माण किया किसने, वाटरफॉल ने। तो ये आपका क्या था, जलप्रपात था। तो जलप्रपात भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। देखिए जिस प्रकार से मान लीजिए ये कोई इस प्रकार से ऊंची स्ट्रक्चर है यानी कि पठार, तो यहाँ पर क्या है देखिए ये मान लीजिए जो मैंने इस प्रकार से निशान बनाए हैं ये कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान हो गई, ये फिर से कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है, ये कठोर चट्टान, ये मुलायम चट्टान। तो इस प्रकार से जब पानी इसके ऊपर बह रहा है, अगर ये वाटरफॉल का निर्माण करता है यहाँ पर, तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि ये चट्टानें इस प्रकार से कटती चली जाएंगी, इस प्रकार से कटती चली जाएंगी और ये क्या करेगी, एक देखिए सीढ़ी का निर्माण करेगी। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया जाएगा सीढ़ी की तरह। तो ये क्या है, जैसे इसको इस प्रकार से फिर बहकर आएगा पानी, कई स्टेप में आएगा। तो ये क्या बन गया आपका, इसको संरचनात्मक सोपान कह देते हैं। संरचनात्मक सोपान यानी कि सीढ़ी की तरह ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जलप्रपात ने इस प्रकार से निर्माण किया। इसके अलावा पानी तेज स्पीड से बह रहा है तो रास्ते में क्या है, कोई चट्टान का टुकड़ा आ गया। उसके बाद देखिए पानी क्या है, इस प्रकार से उछल कर इस प्रकार से गिरेगा। ठीक है, छोटे से वाटरफॉल का निर्माण करेगा। यहीं पर पानी इस प्रकार से आ रहा है और रास्ते के अंदर क्या है, ये कोई चट्टान आ गई, तो चट्टान के ऊपर से इस प्रकार ये पानी उछल कर आएगा। तो ये क्या कह देंगे, इसको कहेंगे छिपरिका। ये छिपरिका का निर्माण करती है पानी ने इस प्रकार से। तो ये सब स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए ये चीज का जरूर ध्यान देना है कि कौन सी जो आकृति है वो अपर्दन से बन रही है और कौन सी निक्षेपण से बन रही है। तो ये देखिए अपर्दन, ये किससे है, ये भी किससे बनी,
अपर्दन से है, यहाँ पर किसी प्रकार की चीज का कोई यहाँ पर जमाव नहीं हो रहा है। उसके बाद ये भी अपर्दन से है, देखिए काट कर ये जो चट्टान के कण है ये बहा लिए गए हैं यहाँ से। यहाँ पर भी जो कुंड का निर्माण हुआ है, यहाँ से भी कोई चट्टान का कण जम कर कोई आकृति नहीं बना रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने मैदान देखा ये निक्षेपण के फलस्वरूप बना है, ठीक है, याद रखना है। प्राकृतिक तटबंध जो है ये किससे बना है, ये भी निक्षेपण से बना है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का जमाव हुआ है, अपने साथ में बहाकर नहीं ले गई है। और ये जो है, ये जो गोखुर झील है, ये भी क्या है, अपर्दन के फलस्वरूप ही परिणाम है, ठीक है। इस प्रकार से नदी कोई रास्ता नहीं मिला, कहीं भी उसने रास्ता बना लिया मिट्टी को काट कर, तो विसर्प जो है ये भी अपर्दन का परिणाम है। ये जलोढ़ शंकु जो पड़ा है ये निक्षेपण के फलस्वरूप बना है। वी आकार की जो घाटी है ये भी अपर्दन के फलस्वरूप बनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें हम जलप्रपात की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वो कौन सा है, एंजेल जलप्रपात है। एंजेल जलप्रपात जो कि किस नदी के ऊपर है, ये है चुरुन नदी के ऊपर। चुरुन नदी के ऊपर ये जलप्रपात बना हुआ है। और देखिए बात करें कि ये कहाँ पर है, जो एंजेल जलप्रपात है वो कहाँ है, पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर है। और ये ध्यान रखना है वेनेजुएला कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के अंदर है वेनेजुएला। तो ये वेनेजुएला की बात हुई। उसके बाद आपसे पूछा जाए अगर किसी परीक्षा में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, देखिए वो है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, इसको ही क्या कहा जाता है, गरसोपा। गरसोपा भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा इसका एक अन्य नाम भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी है ये। और पूछा जाए, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक से ही कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात है। ये सब नाम याद रखने हैं, गरसोपा, गारसोपा या फिर गैरसोपा। इसके अलावा महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। अब ये किस नदी के ऊपर है, ये है शरावती नदी के ऊपर है। ये कौन सी नदी पर है, शरावती नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है ये चीज याद रखनी है, ये है आपका कर्नाटक के अंदर है ये चीज। ये सब चीजें याद रखनी है, पूछ ली जाती है। उसके बाद देखिए एक अन्य जलप्रपात का नाम भी आता है जिसका कि क्या नाम है, नियाग्रा। तो नियाग्रा, यहां पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एंजेल जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई से गिरता है एंजेल जलप्रपात। वहीं पर अगर नियाग्रा की बात करें तो देखिए पानी के धारण करने की क्षमता यानी कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पानी जो है वो किस जलप्रपात के अंदर है, वो है नियाग्रा जलप्रपात में। और देखिए नियाग्रा जो जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर बनता है, तो देखिए इरी है, ये इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो नदी पर बनता है ये। और कहां पर स्थित है, ये है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर ये है। तो ये चीज याद रखनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये चीजें डायरेक्टली पूछ ली जाती है। उसके बाद देखिए अगर दूसरा हम बात करें तो दूसरा हमारा है, ये तो थी नदियों के फलस्वरूप बनने वाली आकृतियां। अब दूसरा हमारा जो है वो है समुद्र। एक चीज और रह गई है यहाँ पर, एक चीज और ध्यान दें। तो देखिए नदी जब क्या है, इस प्रकार से नदियां लास्ट में कहाँ चली जाती है, समुद्र के अंदर। तो समुद्र में जाने से पहले देखिए अगर वहां पर ढाल कम है, जो ढाल है नदी के बहने के लिए कम जैसे मिल रहा है, उसको समतलीय जगह है वहां पर, तो क्या करेगी नदियां, देखिए अपने साथ में बहुत सारा मलबा भी बहा कर लाई है। जो निक्षेपी जो कण है यहाँ पर अपर्दन के फलस्वरूप बहुत सारे कणों को भी साथ में लाया गया है। तो लास्ट में क्या है कि नदियां इन कणों को अपने साथ लेकर बहने में असमर्थ हो जाती है, जिसकी वजह से देखिए ये छोटी छोटी धाराओं के अंदर विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से क्या ये छोटी छोटी धाराएं बन गई और जो भी मटेरियल साथ में लाया गया है वो यहाँ पर देखिए धाराओं के बीच में इस प्रकार से जमा दिया जाता है। ये क्या है, अपर्दित कण है जो नदी अपने साथ में लेकर आई है। तो इस प्रकार से देखिए ट्रायंगल के समान आकृति बनती है ये। तो इस आकृति को क्या कहा जाता है, ये है डेल्टा। डेल्टा ये याद रखना है, डेल्टा। ये देखिए उल्टा डेल्टा था जलोढ़ शंकु, ये है डेल्टा। तो यहां पर देखिए एक चीज ध्यान रखनी है,
बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए जाने वाला डेल्टा, जिसका कि क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। और देखिए सुंदरवन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ गया है। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा जैव विविधता है वो भी यहाँ पर पाई जाएगी। उसके अलावा देखिए एक और चीज जो पूछी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि जो हमारे डेल्टा हैं, जो जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव। मैंग्रोव नाम की वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव नाम से। इसमें क्या है कि देखिए जो पौधे की जड़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर डेल्टाई जो क्षेत्र है, यहाँ पर बीच में क्या है भाई, पानी भी तो भरा रहेगा, समुद्र से भी मिलती है डायरेक्टली ये, तो समुद्र का पानी भी इस प्रकार से आ जाता है। तो जो भी वनस्पति यहाँ पर होगी तो उसकी जड़ें जो है वो देखिए पानी के अंदर लगातार डूबी रहती है। तो वो क्या करती है, अपने श्वसन के लिए वो जड़ें जो है ना इस प्रकार से जल से बाहर आ जाती है। मान लीजिए वाटर लेवल है तो यहाँ से ये जड़ें जो है यहाँ पर बाहर आ गई, और उसके बाद क्या करती है, यहाँ से वातावरण से रेस्पिरेशन का काम किया जाता है। तो ये क्या है, इनको बोलते हैं भाई न्यू मेटाफोर बोला जाता है। बस यही याद रखना आपको। अभी तो आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए मिलेगा इसके बारे में। तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ये चीज याद रखनी है। तो ये तो थी नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियां। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि समुद्र की जो तरंगे रहती हैं, जो वेव्स रहती है, उनसे किस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। तो उसके बाद देखिए समुद्र का जो पानी है वो निरंतर गतिशील है, तो वो क्या करता रहता है भाई, उसके अंदर तरंगे उठती रहती है, ज्वार भाटा आता है, जिसकी वजह से जो लहरें हैं बहुत अधिक स्पीड से गति करती हैं। तो इन्हीं की वजह से जो समुद्र है उसकी वजह से भी देखिए कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा समुद्र के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं ज्वार भाटा की वजह से या किसी भी कारण से, तो यहाँ पर जो समुद्र का जल है वो देखिए सिंपल पानी नहीं है। आप देखेंगे अगर उसको ध्यान से तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कण पाए जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से कोई मरुस्थल है तो वहाँ पर भी चलने वाली हवाएं क्या करती हैं, अपर्दन का कार्य भी करेगी। उसके अलावा इन कणों को अपने साथ में बहा कर ले आती हैं, उड़ा कर ले आती हैं और कहाँ पर, समुद्र वगैरह के अंदर गिरा दिए जाते हैं। उसके अलावा भी समुद्र के द्वारा स्वयं भी क्या किया जाता है, चट्टानों का अपर्दन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए छोटे छोटे जो महीम कण हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। और यही कण क्या करते हैं, लहरों के साथ आएंगे और तेजी से जब ये किसी चट्टान के ऊपर टकराते हैं तो धीरे धीरे उस चट्टान का क्या करते रहते हैं, घर्षण करते रहते हैं, उनको धीरे धीरे काटते रहते हैं। उसी के फलस्वरूप कुछ नई आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि समुद्र के तटों पर आप देखेंगे, समुद्र के तट से थोड़ा सा आगे या फिर बीच में भी कोई पर्वत के समान आकृति हो सकती है, कोई द्वीप हो सकता है, तो उसके अंदर देखिए चट्टानें मिलेंगी। तो इन चट्टानों के ऊपर, जैसे कि समुद्र के अंदर इस प्रकार की ये कोई चट्टान है, तो समुद्र की लहरें जब यहाँ से, ये समुद्र का तल है तो लहरें इस प्रकार से आएंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, इससे टकराती रहेगी चट्टान से। तो धीरे धीरे क्या है, ये इस चट्टान को देखिए, समुद्र की लहरों में क्या है, छोटे छोटे कण हैं, चट्टानों के कण हैं, बालू मिट्टी के कण हैं। उसके अलावा बहुत सारे खनिज तत्व भी हैं, केमिकल्स भी हैं, घुलनशील गैसें भी हैं इस पानी के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, इस चट्टान पर ये क्रिया करेंगे। तो धीरे धीरे ये चट्टान इस प्रकार से कटने लग जाएगी। ऐसे कट गई, पानी फिर आगे की तरफ बढ़ा, तो धीरे धीरे ये चट्टान इस प्रकार से कटनी प्रारंभ हो गई। अब पानी जो है वो इस प्रकार से इसके अंदर होकर निकल रहा है। तो इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। इसको क्या कहा, इसको समुद्री गुफा कह दिया गया, सी केव इसको नाम दे दिया। उसके बाद में ये जो प्रक्रिया थी ये चलती रहेगी। तो देखिए सामने की तरफ से अगर इसको देखेंगे तो इस प्रकार से काट कर ये क्या है, गुफा का निर्माण कर दिया। तो ये लहरें जब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती रहेंगी, काटती रहेंगी, इस प्रकार से और आगे बढ़ेंगी, उसके बाद में और आगे गई और आगे, तो ये पूरे क्षेत्र को ही इस प्रकार से काट देंगी। जो गुफा थी अब क्या हुआ, उसके अंदर देखिए पीछे से भी क्या है, समुद्र दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, समुद्र नहीं दिखाई दे रहा था, खाली एक
गुफा की संरचना थी। अब लहरों ने यहाँ से टकरा टकरा कर क्या किया कि पीछे का भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है हमें, पीछे जो समुद्र के अंदर पानी है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है, तो देखिए इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर बन गई। तो इसको क्या कहेंगे, इसको समुद्री मेहराब, समुद्री मेहराब का इसको नाम दे दिया गया। उसके बाद लहरें अब रुकेंगी तो नहीं, फिर से टकराती रहेंगी, धीरे धीरे ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी अपरदित करती रहेंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि भाई ये जो छत है ये भी यहाँ से गायब हो जाएगी और इस प्रकार से खाली क्या है ये मेहराब मेहराब ही बचेंगे। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसको क्या नाम दे देंगे, उसको स्टेक कह दिया, यहाँ पर स्टेक बन गई ये। उसके बाद समुद्र की जो लहरें हैं, तो देखिए समुद्र के किनारे पर भाई कोई पर्वत भी हो सकता है खड़ा, या कोई भी प्रकार की चट्टानें भी जमी हुई हो सकती है। तो ये क्या करेंगी, जब लहरें देखिए यहाँ किनारों से भी टकराएगी, जो किनारों पर चट्टान है पर्वत है, तो इसको भी देखिए काट काट कर इसको अपरदित करके किस प्रकार की संरचना बना देगी। अब ये जो संरचना है देखिए इस प्रकार से हो जाएगी। लहरें जहां तक पहले इस प्रकार से कोई खड़ी चीज थी, खड़ी चट्टान, तो काट काट कर इस प्रकार से बना दिया गया, क्योंकि लहरें इस प्रकार से आती रहती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखिए क्या कह दिया, समुद्री भृगु इसको कह दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये तो किसके फलस्वरूप काम हो रहे हैं, जब समुद्र का पानी क्या कर रहा है, अपर्दन का कार्य कर रहा है। यहाँ पर देखिए चट्टानों को काटा पीटा जा रहा है, तो ये क्या है, अपर्दन के कार्य हैं। उसके बाद अब ये जो कण है ये कहाँ पर, पानी के अंदर छोड़ दिए जाएंगे, पानी के अंदर रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे कण जो है चट्टानों के वो पहले से भी मौजूद है समुद्र के अंदर। तो लहरें जैसे ही आएंगी, तो जहां पर देखिए प्लेन किनारा है, समतल किनारा है, जब लहरें इस प्रकार से यहाँ पर आई ऊपर की तरफ और जब बहकर वापस चली जाएंगी, तो देखिए आते टाइम तो स्पीड उनकी ज्यादा रहेगी, आगे तक चली गई। उसके बाद में जो पानी है वो धीरे धीरे जाना प्रारंभ होगा। तो वेग कम होने की वजह से जो कण है यहाँ पर चट्टानों के या मिट्टी के कोई भी चीज बारीक कण, वो इस प्रकार से बिछते चले जाएंगे। बहुत अधिक मात्रा में जब ये बिछ जाएंगे यहाँ पर समुद्र के किनारे पर, तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारी देखिए बीच का निर्माण होता है। यहाँ पर बीच होती है ना समुद्र के किनारे पर, इस प्रकार से ये पेड़ लगे रहते हैं ताड़ वगैरह के। तो ये क्या हुआ, इससे निक्षेपण के फलस्वरूप समुद्र की तरंगों ने क्या किया, निक्षेपण किया, तो उसके फलस्वरूप क्या है, बीच का निर्माण हुआ। तो ये देखिए वैसे इसको क्या कहेंगे, हिंदी में पुलिन कहा जाता है, समुद्री पुलिन, नाम आ जाए पुलिन या बीच एक चीज है। तो ये समुद्र ने ये सब कार्य किए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखें, जो हमने देखा था कि हिम के द्वारा किए गए अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन का कार्य और निक्षेपण के फलस्वरूप क्या बनता है। तो देखिए हिम नदी क्या है, हिमानी क्या है, ग्लेशियर। ऊंचे पर्वतों पर जब पानी जमा रहता, पानी की नदियां ही रहती हैं, लेकिन ये क्या है, जमी हुई नदियां हैं, बर्फ के रूप में ये नदी रहती हैं। तो ये क्या करती हैं नदियां, तो देखिए नदी जब किसी क्षेत्र के अंदर जमी हुई है, यानी कि पूरी वो बर्फ के रूप में यहाँ पर नदी है, तो जब देखिए वो धीरे धीरे पिघलनी प्रारंभ होगी, तो पूरे का पूरा जो पीस है बर्फ का जमा हुआ पानी, वो एक साथ गति करना प्रारंभ होगा। वेट वगैरह भी उसका ज्यादा है। तो देखिए ये जो तल है नीचे का, यहाँ कोई ना कोई अपर्दन की प्रक्रिया चल रही होगी। यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं जो तल के अंदर, वो भी बर्फ के साथ जमे हुए हैं। तो बर्फ जैसे ही पिघली, गति करनी स्टार्ट की, तो ये जो पत्थर हैं, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं, ये भी क्या है, उस हिम नदी के साथ में गति कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए जो नीचे की सतह है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर घर्षण होगा, यहाँ पर घिसते हुए वो जाएंगे। उसके बाद नीचे देखिए जो भी यानी कि धरातल है उसको घिसते हुए जाएंगे, तो उसका क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे। उसको उसके ऊपर खरोच आएगी, उसको धीरे धीरे तोड़ना प्रारंभ करेंगे, छोटे छोटे कणों के अंदर बदलना प्रारंभ करेंगे। तो इन कणों को ये अपने साथ में लेती रहती है और इसी के फलस्वरूप क्या है, आगे जाकर ये नई शिलाकृतियों का निर्माण करती है। और यही कण देखिए जब जैसे कि हिम नदी है, इस प्रकार से इसके अंदर ये हिम नदी है, जमी हुई नदी, सामने की तरफ से देखें तो किनारों पर ये जो छोटे कण हैं ये जमा दिए जाते हैं, तो इनको हिमोड नाम दे देते हैं। ये क्या है, हिमोड है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि जो नदियां थी वो तो हमारी वी आकार की घाटियों का निर्माण कर रही थी, लेकिन जो हिम नदी है वो देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। नदियां तेजी से बहती हैं, ये धीरे धीरे गति से बहती हैं, तो बर्फ इस रूप में जमा है, तो देखिए ये धीरे धीरे क्या करेगी,
यू आकार की घाटी का निर्माण करेगी। मान लो कोई वी आकार की नदी में कोई ये नदी है, अगर ये जम गई, अगर ये नदी जम जाए तो बर्फ का रूप ले लेगी, तो जरूरी नहीं है कि इसी तरह बहती रहे। तो देखिए धीरे धीरे जब खिसकना प्रारंभ होगी तो ये साइडों की इस प्रकार से यहाँ पर अपर्दन करती रहेगी और इस प्रकार की शेप धारण कर लेगी। ठीक है, यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाएगा हिम नदी के द्वारा। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पवन के द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा जो अपर्दन और जो निक्षेपण के काम होते हैं उसके फलस्वरूप कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। तो देखिए हवा क्या करती है, अपर्दन का भी कार्य करेगी, अपर्दन का कार्य भी करेगी, यानी किसी चट्टान को महीम कणों के अंदर भी तब्दील करेगी, उन कणों को अपने साथ में उड़ाकर कहीं पर जमा कर क्या करेगी, निक्षेपण करेगी और जिसके फलस्वरूप नई आकृति का निर्माण होगा। तो देखिए मरुस्थल के अंदर जिस प्रकार से कोई यहाँ पर चट्टान है और बहुत तेज गति से यहाँ पर हवाएं बहती हैं, हवा अपने साथ, देखिए मरुस्थल में जो हवा बहती है जैसे कि आंधी होती है, खाली हवा नहीं रहती, बहुत स्पीड से चलने वाली तेज हवाएं जिसके अंदर मिट्टी के कण भी शामिल रहते हैं। तो वही जो मिट्टी के कण है वो टकरा कर इसके साथ घर्षण के फलस्वरूप यहाँ पर क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं। तो अपर्दन के फलस्वरूप क्या है, देखिए चट्टान जो है ना, जैसे कि ऊपर का भाग कठोर है, नीचे का मुलायम चट्टान का बना हुआ है, तो धीरे धीरे हवा ने यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ किया दोनों तरफ से, तो ये चट्टान जो है यहाँ से धीरे धीरे कटना इस प्रकार से प्रारंभ हो गई, हवा की वजह से ये कट गई इस प्रकार से। तो लास्ट में कुछ इस प्रकार की चट्टान बच गई, ये और भी शेप दे दी गई इस प्रकार से। तो ये जो बनी, ये क्या बनी, छत्रक शैल इसको कह दिया जाता है, छत्रक शैल रॉक, यानी कि मशरूम रॉक, मशरूम के समान आकृति है इसकी, तो ये क्या हो गई, मशरूम रॉक हो गई। ठीक है, इस प्रकार की आकृति का निर्माण कर दिया गया कि ये ऊपर का जो कठोर चट्टान थी वो इस प्रकार से बच गई और यहाँ पर क्या है, नीचे जो हिस्सा है वो इस प्रकार से बच गया। तो ये छत्रक शैल थी। इसी प्रकार से देखिए जैसे कि समुद्र के अंदर स्टैक का निर्माण हो रहा था, यही काम क्या है, पवन के द्वारा भी किया जाएगा। धीरे धीरे मान लीजिए कोई चट्टान थी वो अगर इस टाइप में कट कर रह गई है तो ये स्टेक का निर्माण कर दिया। मेहराब का निर्माण भी इस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए इस प्रकार से कोई पूरी चट्टान थी, बीच की जो चट्टान थी वो मुलायम थी, हवा क्या है अब इसके आर पार जा सकती है, तो ये क्या हुआ, एक यहाँ पर निर्माण कर दिया गया मेहराब का, हवा के द्वारा ये निर्माण किया गया। उसके अलावा देखिए जो बालू कणों को मिट्टी अपने साथ बहा कर ले आती है, जो कि मैंने चैप्टर के प्रारंभ में बताया था, जहाँ पर भी हवा की स्पीड कम हुई तो इस प्रकार से जमा दिए गए। तो इस प्रकार से ये टीले बन गए, जो कि मरुस्थलों के अंदर, रेगिस्तान के अंदर मिट्टी के टीले देखे जा सकते हैं, वो इस प्रकार से निर्माण हो गया। तो यही है किसके द्वारा बनाई गई आकृतियां। ये तो देखिए अपर्दन के फलस्वरूप हैं ये आकृति, तो जैसे कि मशरूम शैल है, स्टेक हो गई, मेहराब इस प्रकार से, और ये जो है टीला, ये क्या है, निक्षेपण के फलस्वरूप बना है। इसके अलावा देखिए ये तो पर्वतों के रूप में यानी कि टीलों के रूप में जमा दिए गए। वहीं पर दूसरी तरफ क्या होता है कि इस प्रकार से ना जमाकर जो हमारा खुला मैदान है, जो मिट्टी के कण वायु बहाकर लाई है, वो खुले के खुले इस प्रकार से जमा दिए गए, किसी विस्तृत भूभाग में खुले रूप से जमा दिए गए। तो इससे क्या हुआ, एक मैदान का निर्माण हुआ, एक मैदान का निर्माण हुआ। और ये मैदान क्या कहलाते हैं, लोयस मैदान इनको कहा जाता है, लोयस मैदान। तो देखिए एक पठार भी है जिसका कि नाम क्या है, लोयस का पठार, जो कि चीन के अंदर है, ये चीज याद रखनी है। तो बस यही आकृतियां हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं। बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये चीजें विस्तार से आती रहेंगी, बाद में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो बस आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो देखिए चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देखते हैं तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।